हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं अध्याय नंबर 8 गति। गति से ही आपको महसूस होना चाहिए कि गति का मतलब है चलना, दौड़ना, फिरना, जो भी है, मतलब स्थान परिवर्तन। गति का मतलब क्या कह सकते हैं? स्थान परिवर्तन। यदि कोई एक स्थान पे है तो दूसरे स्थान पे, विराम अवस्था में है तो गतिशील अवस्था, मतलब स्थान परिवर्तन ही एक प्रकार से गति है। ठीक है बच्चों। तो यदि कोई वस्तु अन्य वस्तुओं की तुलना में समय के सापेक्ष स्थान में परिवर्तन कर दे, यदि कोई वस्तु अन्य वस्तुओं की तुलना में समय के साथ अपने स्थान में परिवर्तन करती है तो वस्तु की इस अवस्था को गति कहा जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि सामान्य शब्दों में कि गति का अर्थ है वस्तु की स्थिति में परिवर्तन आना। सामान्य भाषा में कह सकते हैं गति का अर्थ क्या है? वस्तु की स्थिति में परिवर्तन आना। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे कोई भी वस्तु विराम अवस्था में है, जैसे कोई गाड़ी है, गाड़ी विराम अवस्था में है और उसको स्टार्ट करके रवाना करके कहीं ले जाया जा रहा है, तो कौन सी अवस्था में होगी? गतिशील अवस्था। तो वस्तु की अवस्था में यदि परिवर्तन हो रहा है तो वो हो रहा है गति के कारण। किसके कारण है? गति के कारण। अब गति भी कई प्रकार की है। सरल रेखीय गति हो सकती है, वृत्तीय गति हो सकती है, दोलनीय गति हो सकती है, आवर्त गति हो सकती है, घूर्णन गति हो सकती है, बहुत प्रकार। फिर असमान चाल और समान चाल। असमान अलग अलग समय अंतराल में अलग अलग दूरियां तय करती है। एक समान चाल अलग अलग समय अंतराल में एक ही यानी समान समय में समान दूरियां तय करती है, तो कहलाती है एक समान चाल। तो पहले अपन देखेंगे बच्चों गति। गति किसे कहते हैं? मोशन। गति मतलब मोशन, इंग्लिश में बोलते हैं इसको मोशन। यदि कोई वस्तु अन्य वस्तुओं की तुलना में, यदि कोई वस्तु अन्य वस्तुओं की तुलना में, यदि कोई वस्तु अन्य वस्तुओं की तुलना में, यदि कोई वस्तु अन्य वस्तुओं की तुलना में समय के सापेक्ष में, समय के सापेक्ष यदि कोई वस्तु अन्य वस्तुओं की तुलना में समय के सापेक्ष स्थान परिवर्तन करती है, स्थान परिवर्तन करती है, स्थान परिवर्तन करती है, तो वस्तु की इस अवस्था को गति कहा जाता है। तो वस्तु की इस अवस्था को गति कहा जाता है। तो वस्तु की इस अवस्था को गति कहा जाता है। अर्थात सामान्य शब्दों में कह सकते हैं कि सामान्य शब्दों में कह सकते हैं कि, सामान्य शब्दों में कह सकते हैं कि वस्तु की स्थिति में परिवर्तन गति कहलाता है। वस्तु की स्थिति में परिवर्तन गति कहलाता है। वस्तु की स्थिति में परिवर्तन गति कहलाता है। यदि कोई वस्तु अन्य वस्तुओं की तुलना में समय के सापेक्ष स्थान परिवर्तन करती है तो वस्तु की इस अवस्था को गति कहा जाता है, या कह सकते हैं
अर्थात सामान्य शब्दों में कह सकते हैं कि वस्तु की स्थिति में परिवर्तन गति कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, मोटरसाइकिल का चलना, दौड़ती हुई कार गतिशील है। गतिशील है। उड़ता हुआ पतंग उड़ता हुआ पतंग गतिशील है। तो इस प्रकार जो भी वस्तुएं अपनी स्थान में परिवर्तन कर रही है वो सभी क्या है, गतिशील वस्तुएं। तो गति, उनमें गति होगी, क्या होगी, गति। ठीक है बच्चों। अब गति के बारे में अपन देखें तो दूसरा एग्जाम्पल, जैसे कोई अपने पास आसपास में कोई विद्यालय हो या और कोई हॉस्पिटल हो या और कोई संस्था हो जहाँ पे कोई व्यक्ति जाता है डेली, तो उसके लिए वो जो तय की गई जो समय के अंदर जो तय की गई जो गति दूरी होगी वो काउंट हो किसमें, गति में। गति के माध्यम से उस दूरी को तय करेगा बच्चों। इसके बाद देखते बच्चों गति के प्रकार। गति के प्रकार, गति के प्रकार। जिसमें फर्स्ट है सरल रेखीय गति। ये इसे रैखिक गति भी कह सकते हैं। सरल रेखीय गति या रैखिक गति भी इसे कह सकते हैं। ठीक है बच्चों, क्या कह रहा हूं, सरल रेखीय गति या रैखिक गति। जब कोई वस्तु किसी सरल या वक्र रेखा पर गति करती है, जब कोई वस्तु किसी सरल रेखा पे गति करती है तो वह उसकी सरल रेखीय गति कहलाती है। जब कोई वस्तु सरल रेखीय पथ पर गति करती है तो वह सरल रेखीय गति कहलाती है। सरल रेखीय गति कहलाती है। तो वह सरल रेखीय गति कहलाती है। यदि कोई वस्तु सरल रेखा में गति करती है तो वह सरल रेखीय गति कहलाती है। जिससे फॉर एग्जाम्पल ये कोई सरल रेखा है जिस पर कोई वस्तु गति कर रही है और इसका अंकन जो है वो कर रहे हैं 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60। यह है किलोमीटर में दूरियां तय करिए सरल रेखीय पथ पर। और बिंदु ABCD इसमें अंकन कर देते हैं। यह है बिंदु A, बुक का एग्जाम्पल ले रहे हैं बच्चों। ये बिंदु B और ये बिंदु C
और ये बिंदु O। अब ये इसकी विराम अवस्था है, यहाँ से ये वस्तु गति कर रही है, पहले 5 किलोमीटर, फिर 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50, 60, 60 किलोमीटर तक ये अपनी सरल रेखीय पथ पे गति कर रही है। तो वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी, पहले इसमें पूछे कि वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी, तो वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी जो है वो है इसमें 60 किलोमीटर, 0 से लेके 60 किलोमीटर तक की सामान्य पूछा आपको। लेकिन इसमें आपको अलग अलग बिंदु दी हुई है कि वस्तु द्वारा तय की गई दूरी अलग अलग बिंदु, माना भिन्न भिन्न क्षणों में ए, बी, एम, सी वस्तु की स्थिति पर प्रदर्शित कर रहे हैं। माना भिन्न भिन्न बिंदुओं, स्थितियों ए, बी, सी और ओ स्थितियों पर प्रदर्शित करते हैं। पहले यह सी से बी की ओर जाती है, पहले गाड़ी जो है वो सी से बी की ओर जा रही है, ठीक है बच्चों। फिर जा रही है, इसके बाद में बता रखा है सी से बी की ओर गुजरती है तथा ए पर पहुंचती है, सी से बी की ओर गुजरती है तथा ए पर पहुंचती है, पहली चीज तो ये है। उसके बाद में जो गाड़ी है इसके पश्चात वह उसी पथ पर लौटती है तथा बी से गुजरती हुई सी पर पहुंचती है, उसी पथ से लौटती है और बी से गुजरती हुई सी पर वापस से पहुंचती है, ठीक है। तो इस वस्तु में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी? तो देखो बच्चों, कहना ये चाह रहा है ये प्रश्न में कि वस्तु जो है वो सी से आरंभ होगी, कोई भी गाड़ी है, व्यक्ति है, वस्तु है, जो भी है सी से शुरू होगी और बी से होती हुई ए पर पहुंचती है तथा ए से आरंभ होकर बी से होती हुई वापस सी पर पहुंचती है। तो इस वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी होगी? तो पहली होगी 25 से 35 10, फिर 35 से 60 ये प्लस ये, मतलब ये कह सकता हूं कि पहले गाड़ी जा रही है सी से बी, फिर बी से ए, फिर ए से वापस बी और बी से वापस सी। तो बी से सी से बी कितना है? 25 और 35 10, तो ये 10 किलोमीटर दूरी तय कर चुकी है गाड़ी। फिर बी से ए 35 और 60, तो 5, 10, 15, 20 और 25, तो ये 25 किलोमीटर तय कर चुकी है। फिर ए से वापस बी वही 25 किलोमीटर तय करेगी, फिर बी से सी तो वही 10 किलोमीटर तय करेगी। तो टोटल इसका जो योग होगा वो इसकी कंप्लीट दूरी आएगी। तो 10 + 25 कितने हो गए? 35, 35 और 35 70, मतलब ये बिंदु सी से ए तक और ए से वापस सी तक आने में कुल दूरी कितनी तय करेगी? 70 किलोमीटर की दूरी तय करेगी, ठीक है बच्चों। देख लेना वापस से, 5 और 5 10, 5 से 15, 5 का 20, 55 25, 5 का 30, 5 7 तो 35, और 35 आने में और 35 ही जाने में, तो 70 किलोमीटर दूरी तय करेगी टोटल। अब इसमें पूछ रहा है वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी AO + AC। अब पूछ रहा है बच्चों ये AO + AC वस्तु द्वारा तय की गई दूरी, तो वस्तु यहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ से तय करेगी वो दूरी आएगी। तो यहाँ से AO कितनी हो गई? 60, AO कितनी हो गई? 60, AO 60 + AC, तो AC कितनी आ रही है यहाँ पे अपने? AC कितनी आ रही है बच्चों? डायरेक्ट AC जोड़ें तो AC आ रही है अपने पास 25 + 10 35, तो 60 और 35 कितने जाएंगे? 95 किलोमीटर दूरी तय होगी। ये तो होगी A + AC की, AO + AC। अब अपने को पूछ रहा है यहाँ से यहाँ तक की प्लस यहाँ से वापस गाड़ी यहाँ आ रही है यहाँ तक की, तो यहाँ से यहाँ तक की 60 किलोमीटर हो गई, प्लस वापस यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, तो अपने पास कितनी हो गई? 25 35 किलोमीटर ये होगी, तो 60 और 35 95 किलोमीटर। AO + AC, AO हो गई 60 किलोमीटर प्लस AC कितनी हो गई? 35 किलोमीटर, तो टोटल कितनी हो गई? 95 किलोमीटर। मतलब सीधी सी भाषा में आप ये समझो बच्चों, क्योंकि इसमें तो बार बार आज कंफ्यूजिंग हो गए, सर आप बता नहीं क्या बता रहे हो। सीधी सी भाषा में अपने को इतना सा समझना है कि दूरी जो है, दूरी होती है पथ लंबाई। पथ लंबाई कैसे? जैसे एक गाड़ी है यहाँ से यहाँ जा रही है, अब ये कह रहा है कि बिंदु A से B पे गाड़ी जा रही है, ये टोटल दूरी 50 किलोमीटर है,
बिंदु ए से बी, बीच में बिंदु सी है और ये दूरी है इसकी 25 किलोमीटर, ये मान लो आप। सीधी सी भाषा में समझाता हूं। बिंदु ए से स्टार्ट होके बी पे जा रही है, बी से स्टार्ट हो रही है वापस सी पे आ रही है, सी से स्टार्ट होके वापस बी पे जा रही है, तो कुल दूरी कितनी होगी? तो ए से बी की दूरी है 50 किलोमीटर, 50 प्लस बी से सी की दूरी 25 प्लस सी से वापस बी की दूरी 25, तो 25 प्लस 50 कितनी होगी? 100 किलोमीटर। तो अपने को पथ लंबाई लेनी है। पथ लंबाई मतलब कितनी बार आ रहा है, जा रहा है, उससे मतलब पथ लंबाई, टोटल लंबाई लेनी है अपने को, कितनी बार आ रहा है उतनी बार ही वो काउंट होगा। तो इसमें यही कह रहा है ये कि बिंदु ए ओ ए प्लस ए सी कितनी होगी? तो ओ ए प्लस ए सी, तो ओ ए यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी है 60 किलोमीटर, तो 60 प्लस ए सी यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी आई थी, निकाल दी अपने 25 और 10 35 किलोमीटर, तो 35 टोटल कितनी हो गई? 95 किलोमीटर। ठीक है बच्चों। अब इसमें देखो बच्चों दो चीजें आती है, एक तो होती है दूरी, एक होता है विस्थापन। अब इसका आपको विस्थापन पूछ ले तो कितना होगा? आपको पूछे ए ओ ए तथा प्लस ए सी, मतलब वस्तु जो है ओ से ए पे जा रही है तथा ए से वापस सी पे आ रही है, तो वस्तु का विस्थापन क्या होगा? तो विस्थापन और दूरी में बच्चों अंतर इतना है कि दूरी तो पथ लंबाई पर निर्भर करती है, लेकिन जो विस्थापन है वो वस्तु की प्रारंभिक तथा अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है। ये वस्तु की पथ लंबाई पर निर्भर नहीं करता। जैसे अभी ये एग्जांपल ले लेते हैं। बिंदु ए से कोई वस्तु बिंदु बी पे जा रही है और बी से वापस सी पर आ जाती है, बी से वापस सी पर आ जाती है, और आपको दो क्वेश्चन पूछे कि एक तो दूरी और एक विस्थापन। तो दूरी तो बच्चों होगी ए से बी 50 प्लस बी से सी 25, तो 75 किलोमीटर। लेकिन विस्थापन क्या होगा? देखो ए से बी जा रहा है और बी से वापस सी आ रहा है, तो ये तो कट गया, कोई मतलब ही नहीं इसका, वापस आ गया, इसका मतलब 0। अब बचा ये दूरी, तो ये दूरी कितनी है? 25 किलोमीटर। ए से सी के बीच की दूरी कितनी है? 25 किलोमीटर, तो इसका विस्थापन हो जाएगा 25 किलोमीटर। मतलब अपन कह सकते हैं कि किसी वस्तु की प्रारंभिक तथा अंतिम स्थिति के बीच की सीधी दूरी उसकी क्या कहलाती है? विस्थापन, और जो पथ लंबाई है वो कहलाती है दूरी। ठीक है बच्चों, तो ये अपने को ध्यान, तो ये उतार लेना। इसके बाद अब दो डेफिनेशन अभी आपको लिखवाएंगे विस्थापन और दूरी की। पहले दूरी, डिस्टेंस। तो ये लिखेंगे बच्चों वस्तु की प्रारंभिक व अंतिम बिंदु के बीच की पथ लंबाई दूरी कहलाती है। दूसरा है विस्थापन। विस्थापन है वस्तु की प्रारंभिक व अंतिम बिंदु के
बीच की सीधी दूरी विस्थापन कहलाती है। देखो बच्चों, मैं आपको एक डायग्राम बना के बताता हूँ। कोई वस्तु ए यहाँ से स्टार्ट हो रही है और ऐसे आ रही है, कोई वस्तु बी पर आ रही है, ठीक है। तो ये जो पथ लंबाई है तो कहलाएगी दूरी, और ये जो सीधी दूरी है ये कहलाएगा विस्थापन। अब एक एग्जांपल लेके समझ लेते हैं। एक वस्तु ऐसे शुरू होकर बी से होती हुई सी पर पहुंचती है। एक वस्तु ऐसे शुरू होकर बी से होती हुई सी बिंदु पर पहुंचती है। ये दूरी 4 किलोमीटर दी हुई है, ये दूरी 3 किलोमीटर दी हुई है। तो पथ की वस्तु की दूरी तथा विस्थापन ज्ञात कीजिए। एक वस्तु बिंदु ए से शुरू होकर बी से होती हुई सी पर पहुंचती है, तो वस्तु की दूरी तथा विस्थापन ज्ञात कीजिए। तो देखो बच्चों, दूरी कैसे ज्ञात करेंगे, विस्थापन कैसे ज्ञात करेंगे। दूरी ज्ञात करेंगे, दूरी हो जाएगी बच्चों ए बी प्लस बी सी, पथ लंबाई ए बी प्लस बी सी पथ लंबाई जो है वो दूरी होगी, और वो हो जाएगी 4 + 3, तो 4 और 3 7 किलोमीटर, ठीक है बच्चों। अब हमने बोलना है विस्थापन। तो विस्थापन होता है बच्चों पथ लंबाई, सीधी बिंदु, अंतिम बिंदु तब प्रारंभिक बिंदु के बीच की सीधी दूरी। अब ये दूरी कैसे निकालें। ये यदि त्रिभुज है तो ये आधार, तो ये लंब, तो ये कर्ण है। कर्ण का सूत्र क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंबी स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर अपने ज्ञात करना है। आधार स्क्वायर आपको दिया आधार 4, तो 4 का स्क्वायर 16 का 16 प्लस लंब दिया 3, तो 3 का स्क्वायर 9, तो कर्ण स्क्वायर बराबर 25, तो कर्ण बराबर √25, तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा 5 किलोमीटर। तो ये दूरी आ जाएगी बच्चों 5 किलोमीटर। तो विस्थापन कितना हो गया 5। विस्थापन क्या हो गया 5 किलोमीटर। ताड़ लो बच्चों। अब आपके बच्चों बुक में इसका एग्जाम्पल दिया है, वो आप अच्छे से, बहुत ही अच्छे से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इसमें क्वेश्चन दिए हुए हैं, वो अभी आपको मैं करवाता हूँ। देखो बच्चों आगे, इन चैप्टर्स के बीच के क्वेश्चन सारे हल करवाएंगे बच्चों, क्योंकि आपके फिर कंफ्यूजिंग रहेंगे क्वेश्चन। बायोलॉजी वाले क्वेश्चन तो हो जाते हैं, बायोलॉजी केमिस्ट्री का इन क्वेश्चन करने के लिए थोड़ी कंफ्यूजिंग हो जाती है फिर, तो इसलिए पूरे क्वेश्चन करवाते हुए चलेंगे अपन। देखो बच्चों,
अपने बीच का एक क्वेश्चन है, एक वस्तु के द्वारा कुछ दूरी तय की गई। क्वेश्चन लिखता हूं, एक वस्तु के द्वारा कुछ दूरी तय की गई है। एक वस्तु के लिए कुछ दूरी तय की गई है, क्या इसका विस्थापन शून्य हो सकता है? क्या इसका विस्थापन शून्य हो सकता है? क्या इसका विस्थापन शून्य हो सकता है? अगर हाँ तो अपने उत्तर को उदाहरण के द्वारा समझाएं। यदि हाँ तो अपने उत्तर को उदाहरण सहित समझाइए। अपने उत्तर को उदाहरण सहित समझाइए। देखो बच्चों, ये कह रहा है एक वस्तु के द्वारा कुछ दूरी तय की गई है, क्या इसका विस्थापन शून्य हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। जब वस्तु अपनी प्रारंभिक बिंदु से शुरू होकर वापस प्रारंभिक बिंदु पे आ जाती है तो विस्थापन शून्य हो जाएगा। जैसे तो आंसर होगा बच्चों हाँ, बिल्कुल विस्थापन शून्य हो सकता है। हाँ, क्यों हो सकता है? जब वस्तु प्रारंभिक बिंदु से स्टार्ट होकर पुनः उसी बिंदु पर आ जाती है तो विस्थापन शून्य होगा। जब वस्तु प्रारंभिक बिंदु से शुरू होकर पुनः उसी बिंदु पर आ जाती है, पुनः उसी बिंदु पर आ जाती है पुनः उसी बिंदु पर आ जाती है तो विस्थापन शून्य होगा। तो विस्थापन शून्य होगा। ठीक है बच्चों, अब ये किसी भी प्रकार से आती है, वर्ताकार पथ पे आ सकती है, त्रिभुज वाले पथ पे आ सकती है, आयताकार पथ पे आ सकती है, मतलब किसी भी प्रकार का पथ बनाकर बिंदु पुनः वस्तु उसी बिंदु पर आ जाती है तो वह उसका विस्थापन उसमें क्या हो जाएगा? शून्य। जिससे फॉर एग्जाम्पल आप सभी विद्यार्थी पढ़ने के लिए स्कूल कोचिंग संस्था जाते हो तो छुट्टी होने के बाद पुनः अपने घर पर पहुंचते हो उसी स्थान उसी कमरे में, तो आपका जो विस्थापन हो जाएगा वो शून्य हो जाएगा, लेकिन दूरी आपकी दोनों पथों की जुड़े जाएगी आने और जाने की, लेकिन विस्थापन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो इसलिए दूरी किसी भी दें उसमें विस्थापन शून्य होने की संभावना हो सकती है। यदि अपने को स्थितियां फिक्स नहीं दी हुई हों तो, स्थिति फिक्स दे दी तो फिर विस्थापन शून्य होने की संभावना नहीं है, लेकिन स्थितियां यदि फिक्स दे दी कि कोई वस्तु जयपुर से कोई दिल्ली जा रहा है और वापस नहीं आ रहा तो उसका विस्थापन रहेगा, लेकिन दिल्ली से जयपुर से दिल्ली जा रहा है और दिल्ली से वापस जयपुर आ रहा है तो उसका विस्थापन 0 हो सकता है। अपने घर पे आएगा तो होगा, सीधी सी बात है। तो इस प्रकार अपन जो है इन क्वेश्चंस को हल करेंगे। नेक्स्ट बाकी की अगली क्लास में देखते हैं बच्चों।